थैंक यू नवनीत जी Thank you. अटेंडिंग एंड टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। ऑलरेडी इतना बड़ा एक एम्पायर रन कर रहे हैं, एंड व्हाई स्कूल इन बेगूसराय? स्कूल इन बेगूसराय, मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट एक एक क्लास में 70 बच्चे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जैसे मेरी स्कूलिंग बेगूसराय से थी और उसके बाद जब मैं बैंगलोर गया, सो इट वाज ए कल्चर शॉक फॉर मी। बहुत सारे स्कूल्स मैं जानता हूँ जहाँ पे 2 सेक्शन बनाते हैं, 3 सेक्शन बनाते हैं, और जो अच्छे बच्चे हैं उनको एक सेक्शन में डालते हैं। यार जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके पेरेंट्स ने क्राइम कर दिया, और मेरे हिसाब से तो कोई बच्चा कमज़ोर है ही नहीं। हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है। सो वी आर वर्किंग ऑन ए टूल, जो साइकोमेट्रिक टूल बना रहे हैं हम लोग। मेरा उस स्कूल से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है जहाँ पे 6 महीने बच्चों का होमवर्क चेक नहीं होता है। ग्लोबल सिटीजन से क्या सोच रहे हो? वहाँ से जो बच्चा निकलेगा वो चाहे यूएस जाए, रसिया जाए, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, रमैया में पढ़े या कहीं भी पढ़े, उसको वो फील नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ। उसमें कॉन्फिडेंस का लेवल ऐसा होना चाहिए कि वो कहीं भी रहे तो उसे लगे, जो वो अमिताभ बच्चन की एक लाइन है ना जो मूवी की, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इस लेवल का कॉन्फिडेंस देना है बच्चे। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट एम्पावरिंग यू बाय मीडिया गट। आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं नवनीत जी, जो कि काफ़ी सारी ई कॉमर्स ब्रांड्स में काम कर चुके हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, ओला एंड स्विगी। और उसके बाद उन्होंने खुद की एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट की और वो अपनी कंपनी बना चुके हैं, जो कि आज 700 प्लस करोड़ की है और 350 प्लस की टीम साइज आज वो मैनेज कर रहे हैं। अब नवनीत जी एक नया विजन लेके आए हैं। नवनीत जी स्टार्ट करने जा रहे हैं स्कूल, और स्कूल इसलिए क्योंकि वो जिस जगह से आ रहे हैं, जिसका नाम है बेगूसराय, जो कि पटना के पास में एक छोटी सी लोकेशन है, उसको कुछ वापस देना चाह रहे हैं। तो आज हम नवनीत जी से समझेंगे कि कैसे एक स्कूल स्टार्ट करनी चाहिए और स्कूल बनाने के आधार क्या होते हैं। अगर आप भी अपना कोई स्कूल या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली दिस पॉडकास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो थैंक यू नवनीत जी फॉर अटेंडिंग and taking out time from your busy schedule for this podcast. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो नवनीत जी, थोड़ा सा हम स्कूल पे आएंगे, स्कूल के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताइए कि आपका एजुकेशन कहाँ पे हुआ, स्कूलिंग कहाँ पे हुआ, कैसा था आपका बचपन? मेरा नाम नवनीत है, जैसा आपने बताया। मैं बेगूसराय का रहने वाला हूँ। बेगूसराय बिहार में एक जगह है जो पटना से 120 किलोमीटर दूर है। ओके। और मेरा जन्म बेगूसराय से 9 किलोमीटर दूर एक जगह है मोहनपुर। मैं बाद में बताऊंगा। ये स्कूल जो खोल रहा हूँ मैं, वो बेगूसराय में नहीं, एग्जैक्टली मोहनपुर में ही है। ओके जी, तो मोहनपुर है, वहाँ पे हुआ है। और मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है, क्लास 7th तक वहाँ पे एक स्कूल है, सूर्य बाल शिक्षा मंदिर, वो मेरे फूफा जी का है। और वो बहुत अच्छा स्कूल, अभी भी वो चल रहा है और काफ़ी अच्छा स्कूल है। तो वहाँ से हुई, और उसके बाद क्लास 7 से मैं +2 तक केंद्रीय विद्यालय से किया। और उसके बाद मैं बैंगलोर शिफ्ट किया फॉर माई हायर स्टडीज़। आई डिड माई ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स फ्रॉम बैंगलोर। और उसके बाद वहीं से जॉब किया, बैंगलोर में ही फ्लिपकार्ट, ओला एंड स्विगी में जॉब किया। एंड आई स्टार्टेड माई कंपनी अवसर HR सर्विसेज इन बैंगलोर इटसेल्फ। ओके। एंड सिंस लास्ट 3 years आई एम इनटू गुड़गांव। ओके, ग्रेट। तो नवनीत जी, कितने साल आपका एक्सपीरियंस ये फ्लिपकार्ट, ओला एंड इन कंपनीज में रहा? Sir, I worked for 7 years in Flipkart, Ola and Swiggy, and since last 7 years, I am running this company called Avsar HR Services. ओके। तो मेनली ये अवसर HR क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? Sir, we are into HR consulting. Okay. I mean, आपको लोग चाहिए, किसी भी लेवल पे चाहिए, किसी भी इंडस्ट्री से चाहिए, वो मैं आपको दूंगा। ओके। और सारे लेवल्स पे भी दूंगा, लेट इट बी ग्राउंड लेवल, और जो फ्रंट लाइन हायरिंग बोलते हैं, वॉल्यूम हायरिंग है या लैटरल हायरिंग है, एग्जीक्यूटिव सर्च है, वो सारे टाइप्स की आपको रिक्रूटमेंट सर्विसेज हमारे यहाँ पे मिलेगी। ओके जी। तो अभी 7 years में अभी आपकी करंट टीम साइज कितनी है जो आपके इस कंपनी में है? So we have around 350 plus people working on in our company, and we have around 50,000 people working on our payroll who are deployed at various clients' workplace. ओके, ग्रेट। तो नवनीत जी, जब आप ऑलरेडी ये इतना अच्छे लेवल पे सारा मैनेज कर रहे हैं, देन व्हाई स्कूल इन बेगूसराय? मतलब मैं एकदम शॉक्ड हूँ कि आप ऑलरेडी इतना बड़ा एक एम्पायर रन कर रहे हैं, देन व्हाई स्कूल इन बेगूसराय? सर, स्कूल इन बेगूसराय, जब भी कोई बिजनेसमैन कुछ स्कूल खोलता है या कॉलेज खोलता है तो लगता है कि ये पैसे के लिए कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वन ऑफ द बिजनेस मॉडल। बट स्कूल इन बेगूसराय, अभी मैंने आपको बताया कि बेगूसराय भी नहीं, वो मोहनपुर में, हाँ, मोहनपुर, जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ जो मेरी जन्मभूमि है। तो स्कूल इन बेगूसराय
खोलने का पर्पस एक ही है, वहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत है। लोग मुझसे पूछते हैं कि बेगूसराय में स्कूल खोलने का आइडिया कहाँ से आया, तो मेरा जवाब ये होता है कि सर आइडिया आया नहीं, वो हमेशा से अंदर ही था। ओके। बस ये समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने इतनी मौका दिया कि मैं वो खोल पा रहा हूँ, बट खोलने का आइडिया हमेशा से मेरे पास था, हमेशा मेरे अंदर था। तो हमेशा से ऐसा क्यों कि स्कूल का ही आइडिया, मतलब पहले से क्या ऐसा आपने देखा कि मुझे स्कूल खोलनी है? सर मैं किसी को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहता हूँ। मेरा खुद का स्कूल है, जैसा मैंने बताया आपको, मेरा खुद का एक कॉलेज भी है। खुद का कॉलेज नहीं है, मेरे पापा उस कॉलेज में प्रिंसिपल थे पहले, अभी वो रिटायर कर चुके हैं। MRJD कॉलेज, महंत कॉलेज बेगूसराय में है। ओके। तो मैं किसी को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, बट एक स्कूल जैसा होना चाहिए आज के डेट में। जैसे मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, या फिर आपका बच्चा या बच्ची जिस स्कूल में आप उनको भेजना चाहते हैं, वैसा स्कूल बेगूसराय में नहीं है। ओके। आज से 20 साल पहले जब मैं 10th में था या 12th में था, तो बेगूसराय के लोकल लोग जो होते थे वो बोलते थे, मैं केंद्रीय विद्यालय से था, तो लोकल जो लोग थे वो मेरे सामने भी कई बार बोलते थे कि इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। अगर मैं बेगूसराय के लैंग्वेज में बोलूँ तो उनका सोचना था कि अंग्रेजी मीडियम खाली दिखावा खातिर है, असली पढ़ाई जो होइ छै वो बिहार बोर्ड में होइ छै। ओके। असली पढ़ाई जो होता है वो ट्यूशन्स में होता है, जो बच्चे 1 घंटे के लिए फिजिक्स के पास जा रहे हैं, फिजिक्स सर के पास, केमिस्ट्री सर के पास। आज वो चीज़ें बदली है। ओके। टुडे दैट इज़ द वे। मतलब सब लोग CBSE बोर्ड में डालना चाहते हैं, सब लोग इंग्लिश मीडियम में डालना चाहते हैं, बट व्हाट अबाउट नेक्स्ट? हमारे मेट्रो सिटीज़ में, बड़े शहरों में नेक्स्ट फेज़ ऑफ एजुकेशन आ चुका है। मेरा बेटा जिस स्कूल में जाता है उसमें जो पढ़ाई होती है या जैसे पढ़ाई होती है वो बिल्कुल अलग है जैसे बेगूसराय में पढ़ाई हो रही है। ओके। सो वो चीज़ वहाँ के लोगों की ज़रूरत है। मतलब आप वो डिफरेंस जो आप यहाँ पे मेट्रो में जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो आप वहाँ पे बेगूसराय में रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे वो लाना चाह रहे हैं? नॉट एग्जैक्टली रेप्लिकेट, बट मैं उसका एक बेटर वर्जन वहाँ पे लाना चाह रहा हूँ। ओके। तो थोड़ा सा स्कूल के बारे में बताएंगे कि ये स्कूल क्या होने वाला है, क्या फैसिलिटीज़ होगी स्कूल में, एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स ऑफ पटना और बेगूसराय? ये बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज़ किया। नॉर्मली लोग बोलते हैं हाउ इट वुड बी बेटर देन, तो मैं खुद को बेटर नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं खुद को डिफरेंट बताना चाह रहा हूँ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, बेगूसराय के किसी भी स्कूल में स्विमिंग पूल नहीं है, तो हम वहाँ पे स्विमिंग पूल रखेंगे। Okay. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिस स्कूल में स्विमिंग पूल नहीं है वो स्कूल अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली वो भी अच्छा है, लेकिन स्विमिंग आज के डेट में एक बेसिक नेसेसिटी है। वो एक ऐसा स्किल है जो सबको आना चाहिए। तो पहले के टाइम में, आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले, लोग नदी में सीख लेते थे। बेगूसराय में तो नदियों का बहुत ज़्यादा बिहार जाल है इसके लिए। बिल्कुल। लेकिन अब वो बात भी नहीं रही। तो जैसे एक स्विमिंग स्किल है तो स्विमिंग पूल होना चाहिए हमारे स्कूल। टेक इनेबल्ड क्लासरूम होना चाहिए। ओके। जब मैं बोल रहा हूँ कि टेक इनेबल्ड क्लासरूम होना चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक प्रोजेक्टर होना चाहिए। एक टेक इनेबल्ड क्लासरूम मतलब मेरे हिसाब से एक टेक इनेबल्ड AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जहाँ पे हम स्टूडेंट्स का, जो बच्चे हैं उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट लें हर रेगुलर इंटरवल पे। पहली बार जब वो एडमिशन लेने आते हैं तो हम उनका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लें। वी आर वर्किंग विद अ सॉफ्टवेयर कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, और एक टूल बनाना चाह रहे हैं जिससे वो हम अपने स्टूडेंट्स का, हम अपने बच्चों का साइकोमेट्रिक एनालिसिस करेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। ओके। और हर बच्चों के सीखने का एक तरीका होता है। जैसे आप अलग तरीके से सीखेंगे, मैं किसी चीज़ को, सेम चीज़ को अलग तरीके से सीखूंगा, डिफरेंट वेज। और लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है। मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है। कमज़ोर तब होगा जब वो कुछ समझेगा नहीं, बट उसको समझाने का तरीका जो है, जो टीचर समझा रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बच्चा समझेगा कैसे, और वो पॉसिबल है साइकोमेट्रिक एनालिसिस से। सो वी आर वर्किंग ऑन ए टूल, जो साइकोमेट्रिक टूल बना रहे हैं हम लोग। एडमिशन के टाइम पे हम लेंगे और वो चीज़ उस बच्चे के रिकॉर्ड में फीड किया जाएगा। मतलब मुझे ये समझ में आया है कि अभी तक जो भी पढ़ाई हो रही है उसमें बच्चे को, चाहे कोई भी बच्चा हो, उसको चाहे फूड की
एलर्जी हो या नहीं हो, उसको एक सेम फूड ही सर्व किया जा रहा है। बिल्कुल 100%। वो फूड हो सकता है इसके लिए सही है, इसके लिए सही नहीं है, ऐसा ही कुछ। ऐसा ही कुछ, और उस चीज़ को बदलने की बहुत ज़रूरत है। और वो चीज़ वहीं से बच्चों में जो वो हीन भावना होती है कि उसका नंबर 100 में 100 आया, मेरा नंबर 100 में 50 आया, मेरा नंबर 60 आया, वो गलत है। ओके, वो गलत है। बच्चों को जिस तरीके से वो सीखना चाह रहा है उस तरीके से सिखाना हमारी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को हम बखूबी निभाएंगे अपने स्कूल में। सो ये डिफरेंशिएटर जो है, ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो कोई भी बना सकता है, उसके लिए हमें कोई वो स्कूल वाला माइंडसेट की ज़रूरत नहीं है। वो जिसके पास भी पैसे हैं, आज के डेट में बैंक पैसे दे देती है, कोई फंडिंग दे देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी बना सकता है। बट ये माइंडसेट जिस टूल पे मैं काम कर रहा हूँ वो चाहिए। वो आज वक्त की नज़ाकत है, वक्त की नीड है, टाइम, दिस इज़ द नीड ऑफ एन आवर, कि वो हमें साइकोमेट्रिक एनालिसिस करना है और उसके बाद उसका डेली परफॉर्मेंस जो हो रहा है वो उसमें फीड करना है। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम वो टूल हमें उस बच्चे के बारे में बताना स्टार्ट करेगा कि इस बच्चे को ऐसे सिखाना है। तो ये जो टूल आप बता रहे हैं ये डे 1 से स्कूल में अवेलेबल रहेगा? जब स्कूल स्टार्ट होगी तब से ही आप ये बच्चों के? नहीं, ये उसके पहले से, जब बच्चे एडमिशन के लिए आएंगे तभी हम उसका एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले अगर किसी भी बच्चे को एडमिशन लेना है जी, उसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा? उसके लिए सर वो हमारे हमारे टच में आएंगे। लेट इट बी ऑन सोशल मीडिया, और मोबाइल पे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे स्कूल डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम उनसे बात करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, फिर उनका साइकोमेट्रिक एनालिसिस होगा और एक पोर्टफोलियो हम लोग बनाएंगे सारे बच्चों का। ओके, और वो पोर्टफोलियो जो होगा वो जब तक बच्चे हमारे साथ रहेंगे तब तक वो मेंटेन करेंगे हम लोग। और उसके बाद 1 अप्रैल से हमारा क्लास स्टार्ट होगा। ओके, तो वो टेस्ट करवाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी, मैं तो बोलूँगा कि जिनको एडमिशन नहीं भी चाहिए तो वो भी आए हमारे पास, वो टेस्ट कराएं, और उसका जो रिजल्ट हम उनको बताएंगे वो उनके करंट टीचर्स को बताएं कि हमारा बच्चा ऐसे सीखने में ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप हमारे बच्चों को ऐसे सिखाएं। ये तो मतलब मैं बेगूसराय से हूँ, तो कोई भी बच्चा आए, जिसको एडमिशन कराना नहीं कराना वो सेकेंडरी है। हमारा टूल अगर रेडी हो गया तो हमारा उसमें ऐसा नहीं है कि 10 बच्चों का टेस्ट हुआ तो ज़्यादा खर्चा है और 5 बच्चों का टेस्ट हुआ तो कम खर्चा है। तो खर्चा तो टूल बनाने का है। तो वो जब रेडी है तो मैं तो बोलूँगा कि कोई भी बच्चा आए, अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए, एडमिशन कराना नहीं कराना वो अलग बात, बट वो टूल से टेस्ट कराएं और अपने टीचर्स को बताएं जाके कि हमें हमारे बच्चों को इस तरीके से सिखाओ। तो मतलब ये है कि आप स्कूल वहाँ पे खोल रहे हैं, लेकिन ये तो बाकी स्कूल्स के लिए भी एक तरह से हेल्प हो जाएगी अगर उसे पॉजिटिवली लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली वी आर वर्किंग विद फ्यू कंसल्टेंट्स एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज टू वर्क ऑन फॉर दिस टूल, सो आई गेस इट वुड बी लाइक गेम चेंजर। ओके ओके, ये तो हो गया चलो एक चीज़। जिसके अलावा और क्या क्या, मतलब मेरा पूरा फोकस ये है कि हम डिफरेंट क्या बना रहे हैं, मतलब स्कूल में क्या, टीचिंग में क्या डिफरेंट रहेगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं अभी? सर हमारे लिए जो फैकल्टीज़ हैं, फैकल्टीज़ के लिए हमारे स्कूल का नाम वर्ल्ड व्यू एकेडमी है। और द रीज़न वाई वी चोज द नेम वर्ल्ड व्यू एकेडमी बिकॉज वी वांट टू क्रिएट और मेक ग्लोबल सिटीजन। ओके, तो जो हमारे टीचर्स होंगे, स्कूल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं और टीचर्स होते हैं। तो वी विल मेक श्योर, वी आर मेकिंग श्योर बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द हायरिंग प्रोसेस। ओके, So we are making sure कि जो प्रिंसिपल हैं, we are talking to a few principals and we'll finalize in 2-3 weeks, and most probably they'll join us from 1st of November, so from 15th October to 1st of November. So they must have international exposure. ओके, वो इंटरनेशनल इंडिया के बाहर भी काम कर चुके हों किसी भी बोर्ड में, और ये एक रिक्वायरमेंट है हमारे प्रिंसिपल का। टीचर्स का भी परसेंटेज हम डिसाइड कर रहे हैं। वी आर वर्किंग ऑन द परसेंटेज ऑफ टीचर्स विच शुड बी आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। ओके, वाओ। जी, फॉर प्राइमरी ईयर्स वी विल फॉलो IB बोर्ड, दैट इज इंटरनेशनल बोर्ड फॉर अर्ली एजुकेशंस। ओके, फ्रॉम नर्सरी टिल 5 we will be following international board curriculum. ओके, बिकॉज उसका जो करिकुलम है बच्चों के लिए, उससे अच्छा मुझे पर्सनली कुछ नहीं लगा। ओके, और ये स्कूल मेरे लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जैसा आपने बताया इंटरव्यू में स्टार्टिंग में, है कि
काम तो मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल। और स्कूल से अगर हम पैसे तो नहीं कमाना है, वो तो ट्रस्ट है। नहीं, स्कूल में तो मुझे लगता है कि अगर स्कूल ओपन कर रहे हैं तो उसमें तो इन जितना हो सके इन्वेस्ट होता जाता है डेवलपमेंट के लिए, जी, स्कूल के बिल्कुल, फर्दर डेवलपमेंट के जी, लिए, जी, बच्चों के बिल्कुल, डेवलपमेंट के बिल्कुल। लिए। तो उसमें जो पर्सनल इंटरेस्ट है मुझे बच्चों को पढ़ाने का, बच्चों का वो जब बाहर निकले तो उनको ये फील ना हो कि मेरी स्कूलिंग में ये कमी रह गई थी। तो वो एक चीज़ है। तो पर्सनली मुझे ग्रेड 5 तक आईबी बोर्ड से अच्छा कुछ नहीं लगता है। ओके। मेरा बेटा खुद उस बोर्ड में है, ओके। तो इसलिए मुझे ज़्यादा पता है। सीबीएसई में मैं खुद, मेरी मम्मी टीचर थी सीबीएसई में, तो वो लेगेसी है, मतलब एजुकेशन लाइन का आइडिया है मुझे। तो ग्रेड 5 तक वी विल बी फॉलोइंग आईबी बोर्ड। ओके जी। तो बच्चों को ये डिफरेंस मिलेगा वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। वी विल बी हैविंग स्विमिंग पूल, वी आर मेकिंग सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट वी विल बी हैविंग। तो जितना पॉसिबल हो रहा है, not right now, but from next year, that is next academic year, that is 25-26, we are working on horse riding also. Oh wow. कि हम वहाँ पे horse, we are exploring the options. So we will be providing, we are trying to provide horse riding also. We are वो track बनाने का हम लोग सोच रहे हैं कि कहाँ पे बन सकता है and all. Okay. So in terms of infrastructure, whatever द स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोलते हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने का, मेडिकल रूम्स है स्कूल में, सो एवरीथिंग वट एवर पॉसिबल इन टूडेज डेट, जो आज के डेट में लेटेस्ट है वो वहाँ पे होगा सर। ओके। तो जो स्कूल आप बनाना चाह रहे हैं, आपको क्या लगता है बिहार में ऐसे कितने स्कूल्स होंगे जो आप बनाना चाह रहे हैं? सर मुझे लगता नहीं है। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, बेगूसराय में तो नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर, बट जो एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि बिहार में अभी कोई स्कूल ऐसा है। रियली? यस सर, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई स्कूल है। ओके। तो फिर आपको क्या लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम हम कह लें या ये कह लें कि वो क्यों फेल हो रहा है? जैसे मैं देख रहा हूँ कि स्कूल्स बढ़ते जा रहे हैं, दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से फेल होता हुआ दिख रहा है क्योंकि बच्चे हम ये कह सकते हैं कि बस वो एजुकेशन ऐसी हो गई है कि हाँ हमें ये एग्ज़ाम पास करना है, ये टेस्ट हमें देना है, एग्ज़ाम पास करना है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ ऐसी चीज़ों को कुछ आपने एड्रेस किया है स्कूल में? सर टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर अपने दिल पे हाथ रख के बताऊँ तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। व्हेन आई जॉइन फ्लिपकार्ट, इट वाज 2010-2011, कोई जानता नहीं था, वहाँ पे लोगों को हायर करना था उस कंपनी के लिए। जब ओला ज्वाइन किया तो सेम कहानी थी। फिर जब मैं अपनी कंपनी बना रहा हूँ तो 7 साल से चला रहा हूँ अपनी कंपनी, तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। ओके। बट मुझे लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है मेरा, ये सबसे डिफ़िकल्ट होने वाला है। ओके। क्यों डिफ़िकल्ट होने वाला है? क्योंकि जो बेगूसराय के लोग हैं, अभी अगर मैं सेम स्कूल का फ़िलॉसफी ये बता दूं कि यहाँ पे आप अपने बच्चों को पढ़ाइए तो मैं उनको मेडिकल करा दूंगा, इंजीनियरिंग करा दूंगा, तो शायद मेरे लिए काम आसान हो जाए। ओके। उनको रिजल्ट चाहिए। बच्चा मेडिकल कंप्लीट कर जाए, इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर जाए, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, तो अब मेरा काम आसान हो जाएगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन मुझे उनका करियर जो है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनको सक्सेसफुल बनाना है। डॉक्टर बनना आसान है, आपने लाइफ में इतना अचीव किया, लाइफ में सक्सेसफुल बनना, बट लाइफ में सक्सेसफुल बनना वो मैं उनको सिखाऊंगा। फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना, पैसे सब कमाते हैं, बट कोई क्रेडिट कार्ड के बिल से परेशान है, कोई ईएमआई से परेशान है। हम उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग से बचपन से ही ये बताएंगे कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। ओके, वाव। तो ये चीज़ें नहीं है, और ये चीज़ें जब हम उन्हें सिखाएंगे वहाँ पे, तो जो पेरेंट्स हैं हमारे, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, मेरे घर में भी बच्चे हैं, मेरे भैया का बेटा है, बेटी है, तो उनको रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल, उनको रिजल्ट चाहिए, उनको रिजल्ट चाहिए वहाँ पे सारे। अगर तो ये प्रोजेक्ट मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट होना है, ये समझाना उनको कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। जब मेरे पापा ने या मेरी मम्मी केंद्रीय विद्यालय में टीचर थी, जो उन्होंने केवी में डाला, तो आई वॉज इन सीबीएसई बोर्ड में, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा था। तो मैं बताया था आपको इनिशियली कि 20 साल पहले लोग बोल रहे थे कि ये बेकार है,
इंग्लिश मीडियम बेकार होता है, इसमें कुछ पढ़ाई नहीं होता है, बेसिक्स क्लियर नहीं होता है, फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होता है। बिहार बोर्ड में जैसा फाउंडेशन स्ट्रांग होता है उस वैसा कहीं नहीं होता है। आज सारे लोग बिहार बोर्ड छोड़ के सीबीएसई में शिफ्ट हो चुके हैं। सो मैं जो आज बोल रहा हूँ आज लोग नहीं मानेंगे, लेकिन 20 साल बाद दिस वुड बी द नॉर्मल। ट्रू। सो उस नॉर्मल को मैं 20 साल पहले कर रहा हूँ। ओके। सो आई वुड बी द फर्स्ट पर्सन टू डू इट इन बेगूसराय। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है लोगों को समझाना कि मैं गलत नहीं हूँ। ओके। लोग उस मन में सोचेंगे, बोलेंगे ठीक है करल दै छिए देखै छिए कितना चलते। तो लेकिन ठीक है, दिस इज हाउ लाइफ गोज। चैलेंज है, एक्सेप्ट किया, करेंगे। प्रोसेस में एक बार स्टार्ट किया है तो आगे देखेंगे कैसे आगे देखेंगे। चीज़ें परफेक्ट तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अभी से परफेक्ट बनाना है, तो देखते हैं, बट करेंगे जरूर, पीछे नहीं हटेंगे। ये स्कूल खोलने का जैसे आपने कहा कि बहुत टाइम से है, बहुत टाइम से आपके मन में है, तो ये आइडिया आया कहाँ से कि मुझे स्कूल खोलना? मैं बताया ना, आइडिया आया नहीं था। हाँ, मतलब वो अंदर से कैसे, अंदर से क्यों आपको ऐसा? जब मैं +2 बेगूसराय से किया और जब मैं बैंगलोर गया तो एक गैप था मेरे बीच और बाकी बच्चों के बीच। उस गैप को स्कूलिंग फिल कर सकती थी बहुत आसानी से। ओके। वो गैप कोई बहुत गैप बड़ा था, बट गैप का रीज़न बहुत छोटा है। मतलब आपका कोई प्रीवियस पेनफुल एक्सपीरियंसेस रहे जब आपने स्कूल स्विच किया और आपको लगा कि मैं बहुत पीछे हूँ? सर, स्मार्टनेस का फ़र्क होता है। वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो पाते हैं बिहार के बच्चे। हमारे यहाँ के जो एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ये कहा जाता है कि बिहार के बच्चे बुक्स तो सारी पढ़ लेंगे, सारा नॉलेज ले लेंगे, लेकिन वो सिर्फ वो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो स्मार्टनेस जो चाहिए आज के टाइम में रियल वर्ल्ड लेवल प्रॉब्लम से डील करने के लिए, वो मुझे लगता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बताता हूँ। कोई बंदा है IIT क्वालिफाई किया उसने, IIT में बहुत सारे कॉलेजेस हैं और किसी एक कॉलेज में या किसी IEEE के थ्रू किसी बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया उसने। ओके। उसका एडमिशन हो गया। अब वो बंदा जब 4 साल का कोर्स करके निकलता है तो वो इंटरव्यू में आता है। मेरी रिक्रूटमेंट फर्म है, इससे पहले भी मैं बहुत 3 कंपनी में रिक्रूटमेंट ही करता था, तो मुझे तो पता भी नहीं है कि मैंने साल में कितने लोगों को या अपने करियर में कितने लोगों को रिक्रूट किया है। अब जब मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो वहाँ IIT के 2 बच्चे हैं। ओके। मैं तो HR से हूँ। टेक्निकल राउंड में मान लो दोनों क्वालिफाई हो गए। ओके। अब मैं HR राउंड में हूँ, मेरे पास 1 सीट है, 2 में से एक बंदे को हायर करना है। एक बंदा बहुत स्मार्ट है, बात करने में बहुत स्मार्ट है, सब कुछ उसको लाइफ में एक्सपीरियंस है, वो गाना भी गाता है, वो बास्केटबॉल में भी चैंप है। और दूसरा बंदा पढ़ने में तो ठीक था, वो तभी तो IIT में एडमिशन हुआ, टेक्निकल राउंड यहाँ भी उसने सही पढ़ाई की, बट बात अच्छे से नहीं कर पाता है। मैं किसको सेलेक्ट करूँगा? आई थिंक जो अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है उसको, बिकॉज मेरे पास एक ही पोजीशन है, आई डोंट हैव चॉइस। तो वो जो गैप है वो स्कूलिंग की वजह से है, उसे हमें ख़त्म करना है और वर्ल्ड व्यू एकेडमी वो सही करेगा वहाँ पे। एक्चुअली मैंने ये चीज़ देखी है, काफ़ी सारे कॉलेज के बच्चे भी जब कॉलेज में भी जाने के बाद इंटरव्यू में बैठते हैं तो इंटरव्यू से पहले उनका सबसे जो मेजर प्रॉब्लम कह लो या जो फियर कह लो, दैट इज़ नॉट द एजुकेशन। उनका फियर होता है कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, बिल्कुल, पर्सनैलिटी। मतलब वो ग्रूमिंग वाला जो पार्ट है वो उनमें मिसिंग रहता है। सर 4 साल का लेट से कोर्स है, 1 साल तो उनको इससे ओवरकम करने में ही लग जाता है, और 1 साल में बहुत कम बोल रहा हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो लाइफ टाइम रह जाता है। मैं तो फ्लिपकार्ट में जॉब किया, जहाँ पे जितने इंजीनियर्स हमने हायर किए उतने तो इंडिया में बहुत कम प्रोडक्ट कंपनीज में बहुत कम कंपनी ने किया होगा। बिल्कुल। तो मैं तो देखता हूँ कि सालों जॉब करने के बाद भी निकल जाते हैं। तो हमें उस चीज़ को बदलना है। ओके। फॉर एग्जाम्पल, पहले बिहार में लोग समोसा खाते थे ज़्यादा, चाट खाते थे, मिठाई खाते थे। उसके बाद डोमिनोज आ गया, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। तो लेकिन समोसा खाना छोड़े नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब वो अनुपम का चाट नहीं खाते हैं या अनुपम का समोसा नहीं खाते हैं, अभी भी खाते हैं। लेकिन अब चॉइस है उनके पास कि डोमिनोज भी खा सकते हैं या फिर चाट खानी है। तो कभी अब क्या होता है, जैसे मेरी फैमिली है तो मैं समोसा खा लूँगा क्योंकि मैं तो थोड़ा वो ओल्ड स्कूल हूँ, और जो मेरे बच्चे हैं वो डोमिनोज खाएंगे। तो दे हैव चॉइस, वी हैव चॉइस।
अभी क्या है, स्कूलिंग में समोसा तो अवेलेबल है, लेकिन डोमिनोज का चॉइस नहीं है। ट्रू। वो चॉइस हमें देना है। ट्रू। उसके बाद वहाँ के लोगों पे डिपेंड करता है कि वो समोसा खाएं या डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोला कि समोसा गलत है। ओके। समोसा सही है, ठीक है, अपनी जगह पे सही है, लेकिन चॉइस होना चाहिए। एजुकेशन का, बेटर एजुकेशन का जो चॉइस है वो अवेलेबल होना चाहिए। अब ये बच्चों के ऊपर और उनके पेरेंट्स के ऊपर है, वेदर दे वांट टू ऑप्ट फॉर इट और नॉट। अगर हम एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस का टूल बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं उसे इम्प्लीमेंट करें? डेफिनेटली। बच्चों को, हर बच्चा के सीखने का तरीका अलग होता है। अगर हम ये जानकारी हासिल कर सकते हैं उस टूल से, तो साइकोमेट्रिक टूल में क्या क्या क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे या क्या चीज़ों पे, क्या सब वो जो क्वेश्चंस होता है वो कभी भी उसके आंसर सही या गलत नहीं होता है। ओके। उसको आप अपने तरीके से उनका आंसर करना होता है, और आप जिस तरीके से आंसर करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग वो टूल अपना कैलकुलेशन करके हमें बताती है कि ये बच्चा इस तरीके से ज़्यादा अच्छा सीखेगा। दूसरी एक बात है, पर्सनलाइज्ड अटेंशन नहीं होती है। ट्रू। मैं स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट एक एक क्लास में 70 बच्चे हैं। तो आप सोच सकते हैं, मैं इमेजिन कर सकता हूँ, 70 बच्चे, टीचर आया, टीचर ने अपना पीरियड कंप्लीट किया और वापस गया, और बोर्ड उसे पे लिखा 20 मिनट्स और सबको कहा, सबने कॉपी कर लिया और 2 मिनट टीचर ने बात की, कुछ एक्सप्लेन किया और दैट्स इट। और उस स्कूल को बेगूसराय का सबसे अच्छा स्कूल बोलते हैं। मेरा भतीजा उस स्कूल में पढ़ता है। 6 महीने बीत गए, उसका कॉपी कभी चेक नहीं होता था। 6 महीने और 6 महीने क्लास चेक नहीं हुआ, कभी होमवर्क चेक नहीं हुआ। मैं तो ऐसा सिस्टम लाना चाह रहा हूँ या ला रहा हूँ जहाँ पे होमवर्क होगा ही नहीं, बट वहाँ पे तो है। 6 महीने हो गए सेशन का और होमवर्क कॉपी कभी एक दिन भी चेक नहीं हुआ। और ये चीज़ मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। और ये बेस्ट स्कूल है, और ये बेगूसराय का बेस्ट स्कूल है। और ये बात भी किया, मेरे पेरेंट्स ने उस स्कूल में बात भी किया है कि क्यों नहीं हो रहा है, तो अब होना शुरू हो गया। लेकिन जिस बच्चों के पेरेंट्स ने नहीं किया होगा, और काफ़ी सारे पेरेंट्स तो अभी भी मतलब वो या तो वो तो सर मेहनत कर रहे हैं, उनको ये पता ही बच्चों को फीस दे रहे हैं, वो तो समझ रहे हैं कि बेगूसराय का सबसे अच्छा स्कूल ये है, यहाँ पे मेरा बच्चा जा रहा है। बट 6 महीने से बच्चे का होमवर्क कॉपी एक दिन भी चेक नहीं हुआ था। सो ये मैं बेगूसराय के सबसे अच्छे स्कूल की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे एडमिशन्स नहीं मिलते। मतलब लोग पॉलिटिशियंस के पास जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के पास जाते हैं कि वहाँ पे एडमिशन करा दो। वहाँ पे 6 महीने में बच्चों के होमवर्क की कॉपी एक दिन भी चेक नहीं हुई। आई थिंक मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस पर क्या बोला जाए। 6 महीने, 1 साल का पूरा सेशन होता है एक बच्चे का, और हम कई बार मतलब बच्चा लाइफ लॉन्ग उस मेमोरी को याद रखता है कभी कि मेरा 1 साल खराब हो गया था इस क्लास में, मैं फेल हो गया था। कई बार ऐसा होता है। मुझे यहाँ बच्चों का ऑलरेडी मतलब साल खराब भी हो रहा है और बच्चों को पता नहीं चल रहा है, पेरेंट्स को नहीं पता चल रहा है। मतलब ये एक तरह से मुझे तो लग रहा है बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है कि बच्चे को पता ही नहीं चल रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं अपने बारे में एक बात बताना चाहूँगा। मेरा जो स्कूलिंग क्लास 6 तक था वो स्वेत बाल शिक्षा मंदिर से था। बहुत अच्छा स्कूल है, आज भी वो बिहार बोर्ड का है, और उससे अच्छा स्कूल मुझे नहीं लगता बेगूसराय में बिहार बोर्ड का कोई होगा। तो 7th क्लास में मेरी मम्मी का ट्रांसफ़र असम हो गया था केंद्रीय विद्यालय में, तो मैं मम्मी के साथ असम चला गया था। ओके। तो वहाँ पे बोर्ड चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया। तो 7th क्लास के साइंस में एक चैप्टर था एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो मीडियम चेंज था, हिंदी सब कुछ पढ़ते थे, वहाँ सब कुछ इंग्लिश में था। तो वो चैप्टर और 3rd चैप्टर था, तो मुझे समझ में नहीं आया। ओके। अगर पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलता मुझे, तो वो चीज़ें मुझे समझ में आ जाती। कोई रॉकेट साइंस तो था नहीं, पढ़ने में तो मैं ठीक था, स्कूल का बेसिक्स इतने अच्छे से थे, फाउंडेशन इतना स्ट्रांग था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट पर्सनलाइज्ड अटेंशन नहीं था, नहीं किसी भी स्कूल में नहीं होता था उस टाइम पे। तो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे लाइफ में कभी ठीक नहीं हुई।
ये मेरा है, हो सकता है बाकी बच्चों का हो जाता, बट मेरा ठीक नहीं हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जस्ट बिकॉज 7th क्लास का चैप्टर 3 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट मुझे समझ में नहीं आया था। वही चीज़ आगे बढ़ती गई और वो बेस एक बार खराब हुआ तो वो आगे तक बेस बना ही नहीं था, खराब बना ही नहीं समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से कहाँ आ गए। तो पर्सनलाइज्ड अटेंशन जो है क्लास में, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, और हमारे यहाँ उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया जाएगा। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि एक क्लास में 70 बच्चे हम रख, मेरा क्लासरूम का कैपेसिटी ही नहीं है। अपन कितना कैपेसिटी पे प्लान कर रहे हैं? 30 से 40। 30 से 40 ओके। और नंबर ऑफ टीचर्स जो रहेंगे वो भी अच्छे रहेंगे। ओके जी। जो आपने अभी कुछ एक ग्लोबल सिटीजन की बात कही थी जी, तो मेरा ना दिमाग उस पर अटक गया था कि यार ये ग्लोबल सिटीजन के बारे में आपसे पूछूंगा कि ग्लोबल सिटीजन से क्या सोच रहे हो, क्योंकि मैं भी काफ़ी सारे स्कूल्स देखता रहता हूँ और मेरी खुद की डॉटर है 2 साल की जी। तो मैं मेरी वाइफ से यही डिस्कस करता रहता हूँ कि 2 साल बाद उसको कौन से स्कूल में डालना है। और हमेशा एक चीज़ ये भी होती है कि हम जिस लेवल पे पढ़े हैं हमें लगता है कि हमारे बच्चे को तो हमें उससे 10x अच्छे में पढ़ाना है। तो ग्लोबल सिटीजन के बारे में 10x नहीं, जितना अच्छा, हाँ जितना हो सके 100x जो डुएबल हो हम करेंगे। ऑल डुएबल। सर ग्लोबल सिटीजन क्या है, जैसे मैं ना अभी लंदन में था, लास्ट मंथ आई वाज इन लंदन फॉर 15 days आई गेस। तो मेरे बेटे को वहाँ पे कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ओके। मतलब वो एयरपोर्ट पे उतरा तो ठीक था, सब कुछ वो खुद करता है, सिक्योरिटी वाले से बात कर रहा है, इमिग्रेशन वाले से बात कर रहा है, लंदन में भी पुलिस वाले के पास जाके बोल रहा है हेलो, उसके साथ सेल्फी ले रहा है, उसके कार में बैठ रहा है, उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वो कहीं भी जाता है या जाएगा तो उसको ठीक है, इट्स जस्ट अनदर प्लेस फॉर हिम। तो मैं अपने स्कूल के बच्चों को सेम चीज़ देना चाहता हूँ कि जैसे मेरी स्कूलिंग बेगूसराय से थी और उसके बाद जब मैं बैंगलोर गया, सो इट वाज ए कल्चर शॉक फॉर मी। ट्रू, आई कैन इमेजिन दैट। और वहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा बर्बाद हो जाते हैं, वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं इन न्यू इन्वायरमेंट, क्योंकि उनको स्कूलिंग में कभी ये सिखाया ही नहीं गया कि पढ़ाई को छोड़ के लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड समटाइम्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सर डॉक्टर बनना आसान है, 2 साल मेहनत करो बन जाओगे, बट एक सक्सेसफुल इंसान कैसे बनना है वो आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। मुझे लगता है एक सक्सेसफुल इंसान या फिर एक अच्छा इंसान बनना, एक इंसान को डेली आधे घंटे 1 घंटे 20 मिनट पढ़ाई करनी चाहिए। कितना आसान है ये एक हैबिट बच्चों में इनकलकेट करना। ट्रू। बट कितने स्कूल्स कर पा रहे हैं? कोई भी नहीं एक्चुअली ना। मैं मेरा भी देखता हूँ ना, तो स्कूल में सुबह सुबह एक वो मॉरल साइंस की क्लास होती थी जिसमें बस ये होता था कि मॉरल साइंस का एक चैप्टर ऑलरेडी जो बुक में है वो बस पढ़ा दिया जाता था जी, और उससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर्स पूछते थे। ऐसे करके हमारा दिन स्टार्ट होता था। बट जो रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे अगर हम बात करें ग्रैटिट्यूड की जी, अब वो ग्रैटिट्यूड की क्या बात है, वो तो कोई बता ही नहीं रहा है व्हाट इज़ एक्चुअली ग्रैटिट्यूड, या ग्रैटिट्यूड आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करना। चलो ग्रैटिट्यूड आपको बता दिया, लेकिन ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। और जितने भी जैसे अभी अगर आप रियल लाइफ प्रिंसिपल्स की बात करें तो रीडिंग शुड बी अ हैबिट। ऑफ कोर्स, ठीक है, रीडिंग शुड बी, जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतना ज़्यादा इट्स गुड फॉर योर सक्सेस। बट मैं देखता हूँ स्कूल में जो पूरा फोकस है ना, वो पूरा फोकस सिर्फ कोर्स कंप्लीशन पे है, बाकी कुछ भी नहीं। और वो कोर्स कंप्लीशन का भी ना, मतलब रीडिंग इज टोटली अ डिफरेंट थिंग, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। उसका जबकि उससे इम्पोर्टेंट तो लाइफ में कुछ है नहीं। और मुझे एक चीज़ ये भी लगती है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट कुछ स्कूल्स में मेरे को ये भी लगता है कि जैसे हम ना हम जॉब में या बाकी जो इंडस्ट्रीज़ में होता है कि यू हैव टू कंप्लीट दीज टास्क, यू हैव टू कंप्लीट दीज टास्क, और ये चेकलिस्ट आपको फॉलो करनी है। तो मेरे को लगता है टीचर्स के ऊपर भी वो उस टाइप का प्रेशर या वो सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है कि आपको आना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको इतना पढ़ाना है, आपको ये करना है, और ये चेकलिस्ट कंप्लीट हो गई।
और आपको सबमिट करना है कि यस आई हैव कंप्लीट, बट वो एक्चुअल में वैल्यू क्या गई उसका कोई चेकलिस्ट नहीं है और वैल्यू का कोई मीटर नहीं है कि एक्चुअल में बच्चों को कितनी वैल्यू मिली और बच्चों ने कितना उसमें जो है ज्ञान लिया। और कुछ स्कूल्स में, आई वोंट से कि सारे स्कूल्स में, ऐसा भी मुझे लगता है कि टीचर्स को टारगेट मिलता है कि इसको ये ख़त्म करो, वही मैं कह रहा था। ख़त्म करो, तो दिस इज़ नॉट द राइट वे, दिस इज़ नॉट द राइट वे। ये बहुत सारे स्कूल्स में जानता हूँ जहाँ पे 2 सेक्शन बनाते हैं, 3 सेक्शन बनाते हैं, और जो अच्छे बच्चे हैं उनको 1 सेक्शन में डालते हैं और उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। यार जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके पेरेंट्स ने क्राइम कर दिया, इसका मतलब आपके स्कूल में एडमिशन करा के, और मेरे हिसाब से तो कोई बच्चा कमज़ोर है ही नहीं। हर बच्चे का सीखने का तरीका अलग है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग है। कोई हो सकता है खाना बनाने में सबसे अच्छा, कितने स्कूल्स हमारे स्कूल में बोलती है कि जाओ मम्मा का हेल्प करके आओ, आज घर का लॉन्ड्री आप करना, आज घर की लॉन्ड्री में अगर छोटा बच्चा है तो लॉन्ड्री में मम्मा का हेल्प करना या पापा का हेल्प करना। कोई नहीं बोलता। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग यही तो है सर, हमें यही तो बच्चों में इनकलकेट करना है। कितने स्कूल्स, अब कितने बच्चे होंगे सर जो 10th के बाद घर से बाहर, बिहार में तो सारे बच्चे चले जाते हैं। बिहार में, बेगूसराय में 10th के बाद किसी भी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। ट्रू। एंड मैं ये चीज़ बहुत आसानी से बोल सकता हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम देयर। कोई भी स्कूल नहीं है जिसमें 10-20 बच्चे हों और डेली सारी क्लासेस चल रहे हैं, सारे बच्चे कोचिंग पढ़ने चले गए। अब आप मुझे बताओ 10th क्लास तक अगर मेरे स्कूल ने या किसी भी स्कूल ने उन्हें ये सिखाया नहीं कि इंडिपेंडेंट होना क्या है, तो वो बाहर जाते हैं, कोटा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं और पता नहीं क्या करते हैं, अपने लाइफ के साथ क्या करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में हमेशा चलता है जब भी मैं बच्चों को देखता हूँ, चाहे मैं 12th के बाद वाले बच्चों को देखूं और सेम उन्हीं बच्चों ने मान लो ग्रेजुएशन भी कर लिया, दूसरे बच्चों ने ग्रेजुएशन कर ली, बेसिक चीज़ें, जैसे मैं आपको बहुत बेसिक बताऊं कि उनके रूम अगर अपन चले जाए ना तो उनका रूम में देखेंगे सारा कपड़ों का बंच बिखरा पड़ा है, जो कि बेसिक ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो हम कहते हैं ना कि यू हैव टू रिमेन ऑर्गेनाइज, वो वहाँ पे नहीं होता क्योंकि हमने कभी स्कूल में सिखाया ही नहीं उन्हें। वो इंडिपेंडेंटली जाके रह रहे हैं, लेकिन अगर आपने उनका किचन देख लिया तो आप कहोगे कि ये क्या है, पूरे जो उनके जो मतलब कहते हैं ना बर्तन वगैरह सब वहाँ पे किस सिचुएशन में होते हैं। तो मैं वो देखता हूँ कि वो अगर स्टार्टिंग में बचपन से सिखाया जाए बिल्कुल, तो उस पर कोई नहीं बस बोलता है कि हाँ यू हैव टू हेल्प योर पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। स्कूल में बस वो ऊपर से बता दिया जाता है कि यू हैव टू हेल्प योर पेरेंट्स। अरे हेल्प कैसे करनी है या क्या क्या स्टेप्स हैं, अगर जब तक आप वो नहीं बताओगे तो बच्चा सीखेगा कैसे। वह बच्चे को ठीक है हाँ एक कॉन्सेप्ट है जो मेरे को एग्जाम में लिख के आना है, यस आई हैव टू हेल्प, आई हैव टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, आई हैव टू डू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट मुझे लगता है कि हाँ तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान है। लेट्स से आप होमवर्क भर के देते हो, एक दिन का होमवर्क है कि मम्मा का हेल्प करना है, दूसरे दिन का होमवर्क है पापा का हेल्प करना है, खाना बनाना है, खाना बनाने में मम्मा का हेल्प करना है, कपड़ा लॉन्ड्री करने में पापा का हेल्प करना है, या जो भी है, और उसके फोटोज पिक्चर्स क्लिक करके लाओ आप। मम्मा पापा उनके जो हमारा टूल होगा, जो हमारा ऐप होगा, या मेल कर देंगे या बच्चों को दे देंगे। कितना आसान है ये, व्हाट्सएप कर देंगे, कितना, और इसी से हैबिट्स बचपन से बनने लग जाएगी। सफाई करना है, अपना बेड खुद बनाना है। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ कि बच्चों को ये समझाना है कि आपको अपना बेड खुद बनाना है। और लेट्स से ये 2-3 काम बच्चे करते हैं घर में, अपने घर में, तो अगर वो 10th के बाद बाहर ही जा रहे हैं, कोटा ही जा रहे हैं, चलो मैं तो कभी नहीं बोलूँगा कोटा भेजने, लेकिन कोटा ही जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी लाइफ आसान नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि वो डे 1 से ही अपनी हैबिट तो वही रखेंगे कि मेरे को मेरा बेड बनाना है। अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो उनका खुद का ही माइंड ऐसे रहेगा कि मैंने कुछ चीज़ नहीं की है, कुछ चीज़ इनकम्प्लीट है। और ब्रश तो करते हैं हम डेली, कोटा जाके भी करते ही होंगे, बिल्कुल। तो बेड बनाने में क्या प्रॉब्लम है? ट्रू। तो और ये बहुत आसान है, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन हम इसको स्कूलिंग सिस्टम में लाना नहीं चाहते क्योंकि हमें एक क्लास में 70 बच्चों से बात करनी होती है और 70 बच्चों को हैबिट्स नहीं सिखाई जा सकती। 70 बच्चों को सर मेरे हिसाब से कुछ नहीं सिखाया जा सकता है। तो इसीलिए ट्यूशन कल्चर इतना है, कोचिंग मशरूम की तरह हो रहा है, क्योंकि स्कूल अपना काम सही से नहीं कर पा रही है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, मुझे 5 चीज़ें ऐसी बताइए जो वर्ल्ड व्यू के बच्चे सीखें या वर्ल्ड व्यू के बच्चों को आप सिखाओगे। 5 चीज़ें ऐसी। सर
देखो ये तो टीम डिसाइड करेगी, वी आर वर्किंग ऑन दैट, वी हैव अ टीम जो काम कर रही है, बट पर्सनली उस टीम का आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ दैट टीम। तो अगर पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो बेसिक 3 चीज़ें तो मेरी मतलब वर्ल्ड व्यू छोड़ दो सर, मुझे तो कोई भी मिले मैं ज्ञान दे दूँ। वो क्या 3 चीजें होगी? सर पढ़ाई डेली करना है, ओके, हाफ एन आवर, गुड बैड अगली, ओके, कितना भी दिन अच्छा हो या खराब हो पढ़ाई जरूर करनी है, ओके, हाफ एन आवर एटलीस्ट। वर्कआउट जरूर करना है, ओके, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। ओके, शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। बिल्कुल। तीसरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ओके, फाइनेंस का एजुकेशन सबको होना चाहिए। ओके, अपने पैसों को कैसे मैनेज करना है, इससे इम्पोर्टेंट लेसन दुनिया में कुछ नहीं। कुछ भी नहीं है। तो ये 3 चीज़ मेरे साइड से 100% सारे बच्चों में इनकलकेट किया जाएगा। बाकी 2 टीम डिसाइड कर, बाकी 2 टीम डिसाइड करेगी। और इसके लिए इसको कैसे करना है, वी आर वर्किंग ऑन दैट। ओके, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, बना रहे हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों को हम पेरेंट्स को बोलेंगे कि आपको 100 रुपीज़ देना है पर मंथ, इट वुड बी देयर पॉकेट मनी। अब 100 रुपीज़ में ही उनका पॉकेट मनी चलाना है पूरे महीने का। ओके, अगर उन्होंने 10 रुपये बचा लिया उसमें से, तो नेक्स्ट मंथ 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेगा उनको। ओके, समथिंग लाइक दैट, वी आर वर्किंग ऑन दोज थिंग्स कि इन 3 चीज़ों को हम कैसे इनकलकेट करेंगे अपने बच्चों में। ओके। और बच्चों में जैसे आपने ये 3 चीज़ें बताई, बच्चों में आप थोड़ा सा ये बताइए कि किस तरह की सोच लाना चाहते हैं। जैसे आपने एक तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बताई, तो उनकी सोच किस तरह की होनी चाहिए, उनका माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए? उनको क्यूरियस होना चाहिए सबसे पहले, उनको चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। हाँ। और ये हमारा काम है कि हम बच्चों को के अंदर क्यूरियोसिटी को कैसे बढ़ाएं। ओके, अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है, लेट से बच्चे ने सिंपल से पूछा 2 + 2 4 कैसे होता है, क्यों होता है, 4 ही क्यों होता है। वी शुड नेवर से कि 4 होता है। हमें उनकी क्यूरियोसिटी को दबाना नहीं। हाँ, उसको रीजनिंग देनी चाहिए और उसको और क्यूरियस होने के लिए मतलब मोटिवेट करना चाहिए। दूसरा, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। ओके, रिस्क टेकर होना ही चाहिए सारे बच्चों को। ओके, कैसे होंगे वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके जी। और अगर ये सारी चीज़ें हैं तो सर बच्चे को सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है। लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग नहीं किया, मेडिकल नहीं किया तो अब क्या करेगा। मैं तो ना डॉक्टर हूँ ना इंजीनियर हूँ। ओके, दिस इज़ द फैक्ट। यस, मैंने एक ना, आप भी ना डॉक्टर हो ना इंजीनियर हो, बिल्कुल, एंड वी आर डूइंग गुड जॉब इन आवर लाइफ। तो मैंने मैं एक और सर को सुन रहा था जिन्होंने एक बहुत इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट MBA कैंपस बनाया और वो एक्चुअल में वो वैल्यू डिलीवर करते हैं। तो उनसे जब पूछा गया कि मतलब उनको ये प्रोजेक्ट दिया गया कि आपको MBA का कॉलेज बनाना है, तो उन्होंने पहली चीज़ ये बोली कि मैं तो खुद MBA नहीं हूँ, तो मैं कैसे ये MBA कैंपस बना सकता हूँ, MBA कॉलेज बना सकता हूँ। तो जिन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उन्होंने पता है क्या बोला, फिर तो तुम और अच्छा MBA कॉलेज बनाओगे। वही चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। नहीं सर, बेसिक बात करना, जैसे आई प्ले गोल्फ अ लॉट। तो रिसेंटली लास्ट वीक आई गेस थर्सडे आई वाज प्लेइंग विद वन जेंटलमैन, देयर वाज अ टीम ऑफ 4। तो एक सर थे, उन्होंने पूछा, ही हैज़ अ ह्यूज कंपनी, मतलब $1 बिलियन कंपनी के ही इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ही आस्क्ड मी, तुम क्या करते हो? एज में भी काफ़ी बड़े थे। मैं बोला, सर मैं मैन पावर सर्विसेज की कंपनी चलाता हूँ, आपको लोग चाहिए होंगे किसी भी लेवल पे तो आप मुझे बताना, मैं दूंगा कभी नहीं आपको। ही वॉज लाइक शॉक्ड, क्या हो गया ना, मेरी कंपनी भी मेरे गेम की तरह है, कभी अच्छी होती है कभी बुरी होती है। अब वो जो कॉन्वर्सेशन वहाँ से स्टार्ट हुआ, वो मुझे कोई सिखा नहीं सकता है। बिल्कुल, वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ इतने इस लेवल के बंदे से मैं ऐसे बात कर सकता हूँ, ही वोंट किल मी। वो चीज़ें स्कूलिंग से आसान हो जाती है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि जिसकी स्कूलिंग अच्छी नहीं है वो नहीं है अच्छे, बहुत सारे हमारे देश में या दुनिया में एग्जाम्पल है जो बिना स्कूल गए मिरेकल्स कर रहे हैं। बट वो आसान हो जाती है स्कूलिंग से। वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस जब आता है, जो बिल्ड होता है इनिशियल स्टेज में, दैट इज़ अमेजिंग।
आपको क्या लगता है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए स्कूल में क्या क्या होना चाहिए, मतलब वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए? सर सबसे पहले तो स्कूल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। हाँ, दूसरा, स्कूल मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए हाँ, कि मेरा एक बैच है उसमें जितने बच्चे हैं भर लेते हैं उसके बाद हम कर लेते हैं। टीचर्स शुड बी नॉट ओनली वेल क्वालिफाइड कोई भी हो सकता है। अगर वो भी उसी स्कूल से वैसे ही किसी स्कूल से पढ़े हुए हैं और वो भी रट्टा मार के पास किए हुए हैं तो वो हमारे बच्चों को क्या ही करेंगे। बिल्कुल। टीचर्स की ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, टीचर्स आर साइकोलॉजिस्ट, टीचर को बच्चे की साइकोलॉजी समझनी। ट्रू। वो टीचर इतने रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए जो बच्चों की साइकोलॉजी समझे और उसको उस हिसाब से बात करे। कोई बच्चा है वो बहुत जिद्दी है, स्टबन किड, नहीं वो कुछ नहीं सुन रहा है, तो उसको हैंडल करने का एक अलग तरीका है। उसको छोड़ नहीं सकते, उसको टीसी देके निकाल नहीं सकते कि चलो पैसा कहीं और से, अच्छा नहीं पढ़ रहे हो, तुम अच्छा नहीं पढ़ रहे हो यार, तुम अच्छा नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये हो सकता हम अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं। टीचर स्टूडेंट रेशियो जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। ओके। टीचर की क्वालिटी सबसे बड़ी चीज़ है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी चीज़ है, और स्कूल का थॉट प्रोसेस होना चाहिए, स्कूल का विज़न क्लियर होना चाहिए कि मुझे एक अच्छा सिटीजन रेडी करना है। ओके। स्कूल का मोटिव कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पैसा कमाना है। नहीं तो फिर तो बहुत सारे स्कूल्स हैं और बहुत पैसे कमा रहे हैं स्कूल्स। बिल्कुल बिल्कुल जी। मतलब ऐसे भी स्कूल्स हैं जिनकी फीस शायद 5 लाख 8 लाख। एक कोई आर्टिकल आया था, किसी ने वो ट्वीट किया था जो बहुत फेमस हुआ था, जिसमें था कि मेरे बच्चे की फीस शायद कितनी 5 लाख या 8 लाख ईयरली है। वो बहुत चला था। तो मुझे लगता है कि हाँ, वहाँ पे कहीं ना कहीं मनी माइंडेड अगर चीज़ें चल रही है तो गलत है। हाँ, अगर आप 8 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो और वहाँ पे वो वैल्यू उस लेवल की क्रिएट डिलीवर हो रही है, वो वैल्यू क्रिएट हो रही है, तो मेरे को लगता है 8 लाख भी कम है। बिल्कुल। और मैं तो यहाँ एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अच्छी चीज़ कम्स विद अ प्राइस टैग। डेफिनेटली। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि स्कूल में फ़ीस कम से कम होना चाहिए। स्कूल में फ़ीस आपको जितना लेना है, बट आप वैल्यू उस अकॉर्डिंग डिलीवर करो। अब इसमें जैसे मेरे माइंड में यही आता है कि अभी आप जैसे बता रहे थे कि आप ग्लोबल सिटीजन बनाना चाह रहे हो और उसके लिए आप प्रिंसिपल भी उस एक्सपीरियंस के ला रहे हो। अब अगर आप उस एक्सपीरियंस के प्रिंसिपल आप अपने जो ये लोकेशन है बेगूसराय वहाँ पे ला रहे हो, तो डेफिनेटली देयर इज अगेन आई वोंट टेल यू द नेम ऑफ द स्कूल, बट आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज़ हर जगह मिलती है। So I was going through one advertisement of one particular school for the post of vice principal and teachers. Okay. तो जो वहाँ पे सैलरी था मेंशन था, हम उसका 4x सैलरी पे ढूंढ रहे हैं। Okay. तो फीस तो हम 4x नहीं ले सकते हैं, बट हम जो फैकल्टी ला रहे हैं उसका कॉस्ट जो है वो 4x है। Okay. And that's one of the best school of बेगूसराय। Okay. तो मैं तो चाह तो रहा हूँ कि वैल्यू क्रिएट ऐसा करूँ, एंड आई एम श्योर बेगूसराय के लोगों का साथ मिलेगा मुझे। और टाइम लगेगा, माइंडसेट चेंज करना है, टाइम लगेगा माइंडसेट चेंज करना है। मैं अगर आज ये बोल दूँ कि पढ़ाई ही सब कुछ है, आप यहाँ पे आओ आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, इतना % 10th में होगा, मेडिकल में होगा, इंजीनियरिंग में होगा, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगी। हॉस्टल बना लें आप, दिन में हम स्कूल में पढ़ाएंगे, रात में कोचिंग हो जाएगा, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, चीज़ें आसान हो जाएगी। बट वो नहीं करना है। हॉस्टल में बच्चों को लोग रखते हैं, अब छोटे छोटे बच्चे होते हैं। मेरा बेटा 6 साल का है, क्लास 1 में है। कोई मुझसे बोले जो इसको हॉस्टल में ले जाओ, तो मेरा तो कलेजा दिल, बिल्कुल। तो वो चीज़ करना ही नहीं है मुझे। एक छोटे बच्चों को पेरेंट्स से दूर करना, उसका तो बचपन खत्म कर देना होगा। बिहार में तो ये बहुत ज़्यादा चलता है, तभी तो मैं जिक्र कर रहा हूँ। क्लास में ही आते ही अब इसको बाहर भेजो, अब इसको दिल्ली भेजो, अब इसको यहाँ भेजो। तो 9th 10th के बाद तो मैं बोल रहा हूँ कोई स्कूल ही नहीं है। तो माइंडसेट चेंज करना है हमें, तो स्ट्रगल है। लेकिन करेंगे, आज तक सब कुछ किया है तो ये भी करेंगे। और ये तो पैसे के लिए है भी नहीं। यहाँ से तो मान लो मेरी कंपनी का जितना रेवेन्यू, यहाँ से मैं 2% 4% इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू होगा इस स्कूल का, इस ट्रस्ट का, तो पैसे के लिए है ही नहीं।
ओके, तो ये तो वहाँ के लोगों के लिए है और वो करना ही है। ग्रेट। काफ़ी अच्छा स्कूल बनने जा रहा है जो मुझे लग रहा है, लेकिन मेरा अभी भी मतलब उसमें ये आता है कि आपको क्या लगता है कि अगर बेगूसराय में ये स्कूल खोलेंगे तो आपको क्या क्या चैलेंजेस दिख रहे हैं? सबसे पहले तो माइंडसेट चैलेंज है कि क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ इतना अच्छा अच्छा स्कूल ऑलरेडी है और मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि मैं उस स्कूल से अच्छा हूँ, बिकॉज मेरा कंपटीशन ही नहीं है। मेरा उस स्कूल से कोई कंपटीशन नहीं है जहाँ पे 6 महीने बच्चों का होमवर्क चेक नहीं होता है। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मेरे स्कूल में कोई बच्चा 6 महीने तक होमवर्क करके आएगा और उसका कॉपी चेक नहीं होगा। तो लोगों को लेकिन अभी भी वहाँ पे है कि रिजल्ट सही होना चाहिए, मेडिकल में होना चाहिए, इंजीनियरिंग में होना चाहिए। अगर ये दोनों नहीं हुआ तो बच्चे का करियर बर्बाद है, बच्चे का लाइफ बर्बाद है। हमें वो बताना है वहाँ पे कि लेट से आपका बच्चा इंजीनियरिंग कर भी लिया और अगर वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, अगर उसको लाइफ में प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, अब इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, फर्स्ट जॉब मिलने में प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद जॉब स्विच करने में इंटरव्यू में प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या फ़ायदा इसे इंजीनियरिंग करने का? कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम आपके बच्चों को ऐसा बनाएंगे, चाहे वो शेफ़ बने, पायलट बने, या इंजीनियर बने, या आर्टिस्ट बने, या मूवी में काम करे, क्रिकेटर बने, उसको अपनी ज़िंदगी जीने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल। और लेकिन वो समझाना, ये मैसेज देना कि दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इस आप अगर बेगूसराय से होते तो आप ज़्यादा अच्छा समझते। मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने बिहार काफ़ी विज़िट किया है, काफ़ी लोकेशंस विज़िट किए मैंने, पटना के बाद मुजफ्फरपुर और ऐसे काफ़ी लोकेशंस में गया हूँ, धनबाद में गया हूँ। मैं उस टाइम में भी गया हूँ जब आज से 25 साल पहले वो सिचुएशंस होती थी कि शाम में लाइट्स चली जाती थी और एक चीज़ मैंने वहाँ पे ये भी बहुत अच्छी देखी थी, मतलब कि लोग शाम को काफ़ी लोग गेम्स खेलते थे क्योंकि लाइट चली जाती थी, तो अंदर तो कुछ रहते नहीं थे, बाहर ही थे, तो बाहर सब खेला करते थे। अब आजकल लाइट्स फुल रहती है तो बाहर कोई दिखता नहीं है। नहीं, तो ये मैं तो मतलब ये सोच के सहम जाता हूँ कि ये माइंडसेट चेंज करना है। मैं आपको क्या लगता है पेरेंट्स के इस माइंडसेट को कैसे चेंज करोगे आप? बार बार बात करके, बार बार बोल के, इसके फ़ायदे बता के। शुरुआत की बात है सर, एक बार जो पेरेंट्स आ जाएंगे ना, आई एम डैम श्योर वो कहीं और सोच भी नहीं सकते हैं जाने का। सर एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आपका बच्चा स्कूल आना चाह रहा है, अगर कोई केजी में बच्चा है, वह क्लास 1 में है, वो सुबह उठ के बोलता है, लेट्स से सुबह उठा और वो उनके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि बेटा आज स्कूल जाना है या नहीं, तो बोलेगा नहीं जाना है। नहीं आज छोड़ दो, आज घर में चाची आ रही है, दादी आ रही है। नहीं मम्मा मुझे स्कूल जाना है। इससे खुशी की बात और क्या होगी, या इससे बड़ा एडवर्टीजमेंट हमारे स्कूल के लिए क्या होगा? सो हमें वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। मैं इससे क्या रिलेट कर पा रहा हूँ अभी कि जब वो बच्चा बचपन में ही बोलता है ना कि मेरा आज मन नहीं है, मेरा आज ये हैबिट उसकी आगे भी बनती जाती है। बिल्कुल, कॉलेज में भी बनेगी कि वो चीज़ों को जो उसको मेन करनी चाहिए उसको अवॉइड करता रहेगा। आज मैं क्लास अटेंड नहीं करता हूँ, आज मैं कॉलेज विजिट नहीं करता हूँ। फिर जब आगे वो या तो बिजनेस करेगा या जॉब करेगा, वहाँ पे भी वो चीज़ें अवॉइड करेगा। आज मेरा ये हो रहा है, आज मेरा वो हो रहा है। बिल्कुल 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 सही बोला आपने। तो वो चीज़ हमें क्रिएट करनी है, लेकिन उसके लिए बच्चे आने चाहिए। बच्चे आएंगे और हम करेंगे भी, और पेरेंट्स को भी कन्विंस करेंगे हम। लेकिन एक बार जो पेरेंट्स आ गए वो हमारे लिए हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे। पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर बहुत हो गया, डॉक्टर इंजीनियर के पीछे बहुत भाग लिए, मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करना है। अब बच्चों को हम उनको जो करना है वो करने देते हैं और उसमें लाइफ में एक्सेल करते हैं। हमें क्यों मेडिकल में जाना है? एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए तो हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बन जाए, एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए चाहते हैं इंजीनियर बन जाए। तो हम अगर सक्सेसफुल लाइफ किसी और चीज़ से अगर अचीव करते तो इसमें क्या बुराई है? मैं बेगूसराय के बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूँ
जो ना तो डॉक्टर है ना इंजीनियर, एंड दे आर डूइंग फैंटाबुलस इन देयर लाइफ। ओके। सर मैंने 6 साल में 500 करोड़ की कंपनी बना ली, अब तो 700 करोड़ की हो गई। एक वहाँ पे एक स्कूल खोल रहा हूँ। अभी हम पॉडकास्ट से पहले MBA कॉलेज की बात कर रहे थे। तो मैं भी तो ठीक ही कर रहा हूँ सर लाइफ में। नहीं, बट बहुत मैं अच्छा तो मैं ना तो डॉक्टर हूँ ना इंजीनियर हूँ, तो बाकी बच्चे क्यों नहीं कर सकते, और बहुत अच्छा करेंगे। तो पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा मैं कि आप आइए, मिलिए, बात कीजिए, देखिए, और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको वो कन्वेंशनल स्कूलिंग में ही रहना है या हमारे साथ ट्राई करना है। ओके जी, ग्रेट। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ये मैसेज ना आपको बार बार अलग अलग तरीकों से देना पड़ेगा। बिल्कुल। सिर्फ एक तरीके से अगर आप समझाओगे तो वो नहीं बैठेगा। नहीं, ये जैसे बच्चों के लिए हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करेंगे, बच्चों पेरेंट्स के लिए भी ये मैसेजिंग जो होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल मैसेजिंग होना चाहिए, और वो हमारा काम है। हाँ। वो हमें करना है, क्योंकि एक जब पैराडिग्म शिफ्ट जो होता है वो इतना आसान नहीं होता है। आमूल चूल परिवर्तन जो हिंदी में बोलते हैं वो आसान नहीं होता है। ये बिल्कुल ही अलग होगा, उसके लिए बहुत स्ट्रगल है, और करेंगे। आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि वी विल अचीव इट, एंड आई विल डू इट, वी विल डू इट। आई हैव अ वेरी स्ट्रांग टीम, तो वो करेंगे। तो आपको क्या लगता है कितने बच्चों को ग्लोबल सिटीजन बनाना है? ऐसा कुछ सोचा है आपने कि हाँ मुझे इस ईयर तक इतने बच्चों को ग्लोबल सिटीजन बनाना है, या कुछ ऐसा अभी थॉट प्रोसेस आया है अभी तक, या अभी एक बार स्कूल लॉन्च करने का है? नहीं, मतलब देखो सर, सपने देखने में तो कोई बुराई है नहीं। तो मैं तो चाहता हूँ, और सर ऊपर वाले का हाथ थोड़ा सबको लगता होगा, या सबके पास होता है ऊपर, बस फील करने की बात है। तो मुझे लगता है कि वी विल हैव 1,200 नंबर्स इन 1 year टाइम ओनली, और उसके बाद हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि जो हम करना चाह रहे हैं, जो मैं करना चाह रहा हूँ, उस नीयत में खोट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ कमाने के लिए ये कर रहा हूँ। अगर कमाने के लिए करना होता तो कुछ और करता। बहुत सारा बिजनेस है इंडिया में। मेरा तो 44 सिटीज़ में ऑफिस, तो रीच है। तो अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए करना होता तो बहुत कुछ कर सकते थे। अगर स्कूल खोल रहा हूँ, बेगूसराय में खोल रहा हूँ, बेगूसराय के मोहनपुर में खोल रहा हूँ, तो पैसे कमाना इज़ नॉट द मोटिव, नॉट द टारगेट, और नीयत में खोट नहीं है। ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो 100% वी विल अचीव द टारगेट। ग्लोबल सिटीजन बनना। वहाँ से जो बच्चा निकलेगा वो चाहे US जाए, रसिया जाए, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, बैंगलोर जाए, रमैया में पढ़े या कहीं भी पढ़े, उसको वो फील नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ। उसमें कॉन्फिडेंस का लेवल ऐसा होना चाहिए कि वो कहीं भी रहे तो उसे लगे, जो वो अमिताभ बच्चन की एक लाइन है ना, जो मूवी की, जो हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इस लेवल का कॉन्फिडेंस देना है बच्चे। बिल्कुल जी। तो आप जो ये बिल्ड कर रहे हो, अब ये बन रहा है, तो इसकी बैकिंग, एजुकेशनल बैकग्राउंड बैकिंग के बारे में थोड़ा बताओ। क्योंकि जैसे ना पेरेंट्स देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये बात कर रहे हैं, ये सिर्फ बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा उसमें आपको क्या लगता है कि वो एजुकेशन बैकिंग कैसे आप लाओगे? थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में, उसके बारे में बताइए। सर बेगूसराय में एक स्कूल है, सुहृद बाल शिक्षा मंदिर। वो मेरे फूफा जी का स्कूल है। और वो स्कूल 80s से, 1980s से, 84 से है, या 83 से ही है, 83 से ही है। वो अपने ज़माने का बेगूसराय का सबसे अच्छा स्कूल है। और अभी भी उस स्कूल में जो बेसिक पढ़ाई बिहार बोर्ड की होती है, उससे अच्छी पढ़ाई बेगूसराय में कहीं नहीं होती है। तो उस स्कूल को मैंने खुद बचपन से देखा है। मेरे फूफा जी अभी भी मेरे एक रोल मॉडल हैं, गार्जियन हैं। कुछ भी करता हूँ तो उनसे पूछ के करता हूँ, और वो भी कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो वो हैं हमारे साथ। मेरे पापा MRJD कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं। 1 साल पहले उन्होंने, 2 साल पहले रिटायर किया है, अभी सेक्रेटरी हैं। उस कॉलेज को में एक कमरा भी नहीं था। वो बेगूसराय में एक मंदिर है, नौलखा मंदिर, वहाँ पे वो कॉलेज चलता था। आज उस स्कूल में 11 एकड़ का एक कैंपस है,
और बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा उस कॉलेज के बारे में। उस कॉलेज का जो गूगल रिव्यूज़ है वो मेरी कंपनी के गूगल रिव्यूज़ से ज़्यादा है। ओह, जबकि मेरे पापा को पता नहीं होगा कि गूगल रिव्यू क्या होता है। ओके। फॉरगेट अबाउट रेटिंग्स, गूगल रिव्यूज़ मेरी कंपनी के रिव्यूज़ से ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ सिटिंग कैपेसिटी इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कॉलेज इन बिहार। ओके, पूरे बिहार में? पूरे बिहार में। एंड दैट्स इन बेगूसराय? दैट्स इन बेगूसराय। इन टर्म्स ऑफ सिटिंग कैपेसिटी कितनी सिटिंग कैपेसिटी है? वो तो मुझे नहीं याद है, मतलब पता है, मैं ये कभी पूछा नहीं टू बी ऑनेस्ट। ओके, बट इन टर्म्स ऑफ सिटिंग इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट इन बिहार। ओके। My mom is a retired teacher from Kendriya Vidyalaya. Okay. My wife, she was into teaching. Okay. She loves teaching. She loves kids. हमारा एक NGO है with the name of Atharv Seva Foundation. Okay. Atharv is name of my son. Okay. तो my wife runs the NGO. वो वहाँ पे भी शिक्षा वाटिका नाम से स्कूल्स चलाती हैं स्लम में। Okay. So we have 4 schools. छोटा सेटअप होता है स्लम्स में। And she's working for women hygiene also. But education हमारे DNA में है। Oh. तो वो जैसे मेरी मम्मी है रिटायर्ड टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, मेरे डैड इज़ प्रिंसिपल करंटली सेक्रेटरी ऑफ द कॉलेज, फूफा जी का इतना बड़ा स्कूल है। सो घर में सब टीचर ही है, बाकी लोग भी सब जो भी है सब टीचिंग लाइन में ही हैं। सो टीचिंग इज़ इन टू आवर DNA। तो वो तो उसमें तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। वी जस्ट नीड टू मेक सम चेंजेस इन आवर थॉट प्रोसेस कि पहले हम इस तरीके से बच्चों को शिक्षित कर रहे थे, अब हमें इस तरीके से बच्चों ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न मिक्सचर। करेक्ट। गाइडलाइंस उनका रहेगा, आइडिया मेरा है। चलो, ये तो हो गई आपकी बैकिंग। और अभी करंट आपकी टीम कहाँ तक बन चुकी है, उसमें क्या है, कौन कौन लोग हैं जो इसको पूरा मैनेज कर? जी, सो वी हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग टीम एज आई टोल्ड यू। सो कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग। In next today is 18th है 17th, so in next 5 days जो टॉप फ्लोर है उसकी सीमेंटिंग, जो लेंटरिंग बोलते हैं, बेगूसराय में ढलाई बोलते हैं। ओके जी, उसका ढलाई हो जाएगा, दैट इज़ द टॉप फ्लोर। उसके बाद अंदर इंटीरियर इज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन, ग्राउंड फ्लोर वगैरह तो रेडी ऑलमोस्ट हो ही गया है। सो कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन इन फुल स्विंग एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल एंड स्टाफ क्वार्टर ऑल्सो। जो बाकी बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह है वो सब भी स्टार्ट हो जाएगा। जो कैंपस है उसके आसपास बहुत ग्रीनरी है, द बेस्ट पार्ट। अगर आप वहाँ जाओगे और छत पे जाओगे तो आपको पेड़ और वो भी लश ग्रीन ट्रीज के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। बहुत अमेजिंग सा विजुअलाइज कर पा रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो वो बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट है। नो हसल बसल, वो कार का हॉर्न आ रहा है, ट्रक का साउंड आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स इन द ग्रीन। और तो टीम जो है मेरी, प्रिंसिपल वी हैव ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड एंड ही इज़ रेडी टू जॉइन अस फ्रॉम 1st of October if things goes well. And उसके बाद we are working on other staff members, other teachers and all, hiring of those counselors and all. So team would be ready by 1st of November. So school में 1st of November से team बैठ जाएगी. If anyone will visit the school from 1st of November, they will find relevant people there who can talk to them, who can communicate the facilities in school, who can show them the construction site or anything. So 1st of November से team would be there on the ground. Okay. Yes. काफ़ी कुछ सीखने को, जानने को मिला कि आप कैसे स्कूल बिल्ड कर रहे हो। जो अभी तक मैं इतने लोगों से मिला, वो जब बात करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, पंकज जी हमें ना एक स्कूल का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और हमें ऐसे बिल्डिंग बनानी है और ऐसे करके। तो आप बताओ कि कैसे इसकी मार्केटिंग करेंगे, कैसे स्टूडेंट्स लाएंगे, और जो कोर चीज़ें हैं, कोर प्रिंसिपल्स पे कोई बात नहीं करता। अब जैसे आपने कहा ना कि एजुकेशन इज इन योर DNA, राइट सर, दैट्स द कोर थिंग विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड। सबसे पहले हमें हमारा DNA स्ट्रॉन्ग और DNA समझ जाना चाहिए कि हमारी नींव क्या है। उसके बाद अगर कोई भी, जो भी लोग आज पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो भी लोग आज स्कूल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उनको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि क्या मेन रखना चाहिए और क्या उसके ऊपर जो ब्लॉक्स बिल्ड होने चाहिए। बिल्कुल सर। जैसे कोई हर बिजनेस का एक कोर वैल्यू, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है सर, उसमें रिक्रूटमेंट इज़ द कोर। अगर हम रिक्रूट नहीं कर पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। ट्रू। तो सेम इन स्कूल, अगर हम एजुकेशन नहीं दे पाए और हमारे केस में हम उसे जो भी नाम दे दें, एक अनुभव के साथ नॉलेज या एक्सपीरियंशियल
लर्निंग अगर हम नहीं दे पाए तो फिर बाकी आप बास्केटबॉल कोर्ट बनाओ या फिर स्विमिंग पूल ओलंपिक साइज बना दो, डजेंट मैटर। अगर हम उसे ये नहीं सिखा पाए कि लाइफ में ज़िंदगी जीना कैसे है, तो अकबर के पापा का नाम जान के क्या ही कर लेगा। या फिर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स फार्मूला लेके आईआईटी जाके, आई हैव सीन इनफ ऑफ आईआईटियंस इन माय लाइफ। ओके, सो अब तो मैं सारे कॉलेजेस में लेक्चर देता हूँ, तो आई एम ए गेस्ट फैकल्टी एट वेरियस कॉलेजेस। तो आई हैव सीन इनफ ऑफ इट कि वो जो स्किल हम बताना चाह रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड वो वहाँ पे सबसे कम फोकस में है। मुझे लगता है मुझे वर्ल्ड व्यू का मतलब समझ में आ गया। हाँ, नाम काफ़ी सोच के हमने रखा है, हमने मतलब नाम ऐसे रैंडम नाम नहीं रखा है। और जो है वर्ल्ड व्यू वो ग्लोबल सिटीजन बनाना है वहाँ से। और उससे उस जगह पर भी फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल आज मैं वहाँ एक स्कूल बना रहा हूँ बिकॉज आई कैन अफोर्ड इट। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी कैंडिड, आई कैन अफोर्ड इट, दैट इज़ व्हाई आई एम एबल टू डू इट। तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया। और ये पैसे जो मैं कमा रहा हूँ कोई कहीं से गलत पैसे नहीं है। तो वो बिज़नेस जो है वो एक बिज़नेस मॉडल ऐसा है जिसमें कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं थी। दैट्स जस्ट एन आइडिया विच क्लिक्ड। तो ये आइडिया हम स्कूलिंग से बना सकते हैं। और जब मैं आज एक स्कूल बना रहा हूँ तो मैं एक्स अमाउंट ऑफ मनी वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो और भी लोग जब वहाँ से निकलेंगे ऐसे, तो वो भी वही चीज़ सोचेंगे। मैं स्कूल सोचा हूँ, वो कुछ और सोचेंगे। तो उस जगह पे एक स्कूल से हम सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, एक स्कूल से एक इकोसिस्टम भी तो बनता है। लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं, वो नौकरी जब मिलती है तो लोग वो पैसे खर्च करते हैं, वो पैसे खर्च करते हैं तो सर्कुलेशन ऑफ मनी होती। ये चीज़ें आप मुझसे बेहतर जानते हैं ऑब्वियसली, लेकिन एक वो भी चीज़ तो है। नहीं, पर मेरा माइंड फिर उसमें ये चलता है कि बेगूसराय में अगर ऐसे 500 बच्चे निकले हैं जी, तो बेगूसराय खुद बिहार का एक वो कह सकते हैं कि फाइनेंशियली बहुत ही साउंड वो बन सकता है। जैसे गुजरात में कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जो फेमस है, कहा जाता है यहाँ के 1000 लोग यूएस में रहते हैं, और उन लोकेशंस का, वो गांव की बैंकों का एफडी अमाउंट इज इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़। राइट। तो मैं वो इमेजिन कर रहा हूँ। आप बहुत पढ़ाई करते हैं सर। हाँ जी, बिहार में बहुत पढ़ाई ज़्यादा करते हैं, वो बुक्स कंप्लीट करते हैं। हाँ, तो ये बेगूसराय में जो देखो सर, आप कुछ भी करके मैं तो ऐसा सिटीजन क्रिएट करना चाहूँगा जो कि अपना काम करे। ओके, बिकॉज आई हैव टेस्टेड। मैं जॉब भी करता था और अच्छी कंपनीज में अच्छा जॉब करता था, और अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो फ़र्क है। तो मैं तो चाहूँगा कि मेरे बच्चे जो है वो भी अपना काम करें। और जो 500 की बात कर रहे हैं आप, अगर मेरे स्कूल से 100 बच्चा निकल के बेगूसराय में कुछ करता है तो वो मेरे लिए होगा कि मेरा स्कूल खोलना सक्सेसफुल हो गया। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरा बच्चा 100 बच्चा आईटी चले जाए, मेडिकल चले जाए तो सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं। मेरा 100 बच्चा बेगूसराय में कुछ करे। जैसे मैं एक स्कूल खोल रहा हूँ, आगे की भूल जाते हैं, अभी एक स्कूल खोल रहा हूँ, ऐसे 100 बच्चा मेरा कुछ कर ले, आई वुड बी सक्सेसफुल एज ए स्कूल ओपनर और फाउंडर। ब्रिलियंट थॉट। मतलब ऐसा कोई सोच ही नहीं रहा है, सब लोग सिर्फ जो होता है ना कि स्कूल तक का सोच रहे हैं, लेकिन उस स्कूल से क्या इम्पैक्ट होगा, बिल्कुल, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अगर वो आप आज से सोच के चल रहे हो तो डेफिनेटली मतलब दैट्स अमेजिंग आइडिया एंड अमेजिंग थॉट, जो मुझे लगता है कि करना चाहिए सबको। सर मुझे स्कूल में मशीन्स नहीं बनाने हैं, वो 3 इडियट्स वाले मशीन्स टाइप नहीं बनाने हैं। मुझे स्कूल में थिंकर बनाना है, रिस्क टेकर बनाना है, क्यूरियस बच्चों को बड़ा करना है। और वो सब बेगूसराय में, बेगूसराय के बच्चों को, क्योंकि हॉस्टल तो है नहीं और ना ही आगे रखेंगे हॉस्टल। आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट ऑफ हॉस्टल। ओके यार, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे क्लास 4th 5th 3rd के बच्चों को आप माँ बाप से दूर कर रहे हो, इससे गलत चीज़ और कुछ हो ही नहीं सकता है। ट्रू सर, काफ़ी कुछ है, सीखने को मिला। अब मुझे लगता है कि एडमिशन प्रोसेस आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं? 1 नवंबर।
1 नवंबर से ना? 1 तो मतलब आपका फर्स्ट सेशन अप्रैल से यस स्टार्ट 1 अप्रैल 2025 ओके। से हमारा क्लास स्टार्ट हो। तो सर मेरे हिसाब से आज हमारे व्यूअर्स ने भी काफ़ी कुछ सीखा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रन कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली मुझे लगता है अब नेक्स्ट जो इसी तरह का पॉडकास्ट हम शूट करेंगे वो सीधा बेगूसराय में शूट करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप बेगूसराय आइए, शूट करेंगे। बेगूसराय बहुत अच्छी जगह है, वहाँ के लोग सबसे अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे। और तो बेगूसराय बिल्कुल चलते हैं हम लोग साथ में, और स्कूल से पॉडकास्ट करते हैं, स्कूल से शूट करते हैं। बिल्कुल, और स्कूल से पॉडकास्ट करेंगे और लगता है बच्चों के साथ करेंगे, उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। बच्चों के साथ करेंगे तो और मज़ा आएगा। बिल्कुल 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 सर। तो ठीक है नवनीत जी, ये डन रहा, ये हमारा एग्रीमेंट रहा कि हम बिल्कुल सर नेक्स्ट जो है शूट वहाँ पे करेंगे। मज़ा आया। थैंक यू फॉर विजिटिंग, थैंक यू फॉर अटेंडिंग पॉडकास्ट। थैंक यू सर।